मैं इसके बाद कॉलेज के दिनों में ही जैसे अपने दादाजी का वर्णन किया, चमनलाल सप्रू जी, जिनको मरणोपरांत भारत की सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। और उनको क्यों किया गया था पद्मश्री से सम्मानित? क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन हिंदी भाषा में ही था। कश्मीर में प्रसार भारती में हिंदी को इंट्रोड्यूस करने वाले वही थे। और जो मेरे दादाजी थे, ये छोटे दादाजी हैं, और जो मेरे द्वारकानाथ सप्रू जी, जो मेरे अपने दादाजी हैं, वो और चमनलाल सप्रू जी हिंदी का प्रचार प्रसार कश्मीर में खूब किया करते थे। कई सारे साहित्यकार हमारे घर में आते थे। ये मुझे नहीं पता था सेकेंड ईयर तक, मेरे बीए के सेकेंड ईयर तक मैं नहीं जानती थी कि ऐसा भी। फिर मैं अपने पिताजी को ये क्रेडिट दूंगी कि उन्होंने मेरे को, क्योंकि मेरे दादाजी का देहांत तो बहुत पहले ही हो गया था, द्वारकानाथ सप्रू जी का। बाद में पता चला चमनलाल सप्रू जी द्वारा कि उन्होंने एमए किया था हिंदी में, और इन्होंने पार्लियामेंट में नेताओं को, मिनिस्टर्स को ये पढ़ाने जाते थे, संसद में हिंदी का ज्ञान देने जाते थे। तो हिंदी का कंट्रीब्यूशन इनका एक अलग ही लेवल का था। अब उर्दू और हिंदी का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो किसने दूर किया? उनका नाम है, बहुत बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के, बलदेव वंशी जी। चमनलाल सप्रू जी द्वारा, जो मेरे दादाजी हैं, उनके द्वारा बलदेव वंशी जी से मेरी मुलाकात होती है। जब मैं पहले उनके पास गई तो उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पूछा, तो मैं समझी नहीं कि उन्होंने क्यों नहीं पूछा है। इतनी दूर गाज़ियाबाद से फरीदाबाद जाना और उनसे मिलना और पानी भी नहीं पिलाना, तो मैं कुछ समझने लग गई थी कि हाँ, शायद इनका कुछ विचार है इसके पीछे। लेकिन उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। जब दोबारा बुलाया तो उनका यही चीज़ थी, या तो तुम हिंदी में लिखो या तुम उर्दू में लिखो। उन्होंने मेरे से कहा कि हिंदी साहित्य में आज तक कोई कवियत्री सुरभि सप्रू नाम से नहीं है, और तुम्हारे अंदर भाव है, विचार है, सब भाषा की जो शैली है वो थोड़ी सी अलग है, उसमें उर्दू का प्रयोग बहुत ज़्यादा है। तो उर्दू में तो कई ऐसी सुरभियाँ मिल जाएंगी, लेकिन हिंदी को सुरभि सप्रू की ज़रूरत है। तो हिंदी को आगे ले जाने के लिए तुम्हारे जैसी जो लड़की है वो कवित्री अगर बन जाती है, वो हिंदी को बहुत ऊपर लेके जाएगी। उन्होंने अपने कई काव्य संग्रह, उन्होंने मुझे अपने प्रकाशक के पास भेजा, और उनका एक काव्य संग्रह है बलदेव वंशी जी का, जो उन्होंने मुझे पढ़ने पे मजबूर किया कि तुम ये पढ़ो, जिससे मुझे बिंब प्रतिबिंब समझ में आया कि एडजेक्टिव जिसे हम अंग्रेज़ी में कहते हैं, उसका प्रयोग कैसे करना है। अच्छी हिंदी के शब्दों से मुझे डराया नहीं गया कि अच्छी हिंदी लिखोगे तो ये हो जाएगा। अच्छी हिंदी कुछ होता नहीं है, हिंदी हिंदी होती है, अंग्रेज़ी अंग्रेज़ी होती है, उर्दू उर्दू होती है। अच्छा हिंदी, और ये हिंदी के साथ ही अन्याय है कि अच्छी हिंदी बार बार बोल के उसको नीचा किया जाता है, और हम हमेशा बोलचाल की भाषा से ही हिंदी को प्रयोग करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ से जो है मेरी पोएटेस बनने की, कवित्री बनने की जर्नी शुरू हुई। और मैं एक सोच से गई थी कि मैंने किताब लिख दी है, लेकिन उन्होंने मेरी सोच बदल दी। उन्होंने ये कहा कि किताब अभी लिखी नहीं गई है, अभी समय लगेगा। जो इतना पोथा लाए हो उसको सारे को एडिट कर दो, उसमें ये करो, इसमें ये करो, इसमें ये करो। तो वो पूरी किताब जो है अपने आप में रिजेक्ट हो गई, और फिर मैंने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। उसमें से कोई कविता मेरी नई किताब में नहीं देखेंगे। बिल्कुल फ्रेश पोएम्स लिखनी शुरू करी। बलदेव वंशी जी की किताब पढ़ने के बाद मुझे बिंब प्रतिबिंब का प्रयोग करना शुरू किया मैंने, और उन्होंने कहा कि देखो, तुमने लिखा है काली रात, अब रात तो काली होती है, तो तुमने एज अ कवि क्या लिखा है ना। तो मेरे को समझ में आया, अच्छा ये कविता, ये दिशा देने का उनका एक तरीका था समझाने का। मैंने इसको बुरा ना मान के इसको एक ज्ञान की तरह लिया। मैंने कहा यार, ये तो बहुत दिव्य ज्ञान है, इनके पास रोज़ जाना चाहिए। और हफ्ते में आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं गाज़ियाबाद से फरीदाबाद सिर्फ कविता सीखने के लिए जाते थे, और 13 साल बाद मैंने अब प्रण लिया कि हाँ, अब मैं किताब छापने लायक हूँ। उसके बाद हुआ ये कि ना तो चमनलाल सप्रू जी रहे, ना बलदेव वंशी जी रहे, लेकिन हाँ ये है कि मतलब उनका आशीर्वाद जो है मेरे साथ कहीं ना कहीं से आपको एक दिशा दे गए कि आपको आगे इस रास्ते पर चलना है। हाँ, तो वो दिशा जो है मैं उसी पे ही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कविता एक ऐसी कला है जो सीखनी चाहिए। हम पेंटिंग सीखते हैं, हम हर चीज़ सीखते हैं, म्यूज़िक सीखते हैं ना,
तो कविता और लेखनी भी एक ऐसी कला है जिसको सीखना चाहिए।